वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज से हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए अकाउंटेंसी की रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स देखेंगे। जो भी एस्पिरेंट हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। रिवीजन क्लासेस में स्लाइड्स रहने वाली हैं, तो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लेना आप, क्योंकि टेक्स्ट जो है स्लाइड में थोड़ा सा आपको ब्लर नज़र आ सकता है। तो इसलिए क्वालिटी जो है वीडियो की आप थोड़ा सा ज़्यादा रखें, क्योंकि स्लाइड्स में आपको ईजिली चीज़ें समझ आती हैं, बिल्कुल पॉइंट वाइज होता है, तो इसलिए समझने में और रिवाइज करने में अच्छा लगेगा। क्वालिटी जो है आप वीडियो की ज़रूर थोड़ी सी बढ़ा लें। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से, और सबसे पहली टर्म जो आपको पता होनी चाहिए वो है कैपिटल। कैपिटल को एक एक पॉइंट आप साथ साथ में रिवाइज करते जाना, क्योंकि रिवीजन क्लास है, साथ साथ में याद करना आपको पड़ेगा। कैपिटल को ओनर्स इक्विटी या नेट वर्थ भी कहा जाता है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। कैपिटल मीन्स ओनर्स इक्विटी और नेट वर्थ। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाया जाएगा। कैपिटल रिप्रेजेंट्स द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, वो सारा पैसा जो टोटल पैसा या वैल्यू ऑफ एसेट्स जो आपने इन्वेस्ट की है, यानी ओनर के हिसाब से देखें, जो ओनर ने इन्वेस्ट की है बिजनेस में, उसको कैपिटल कहा जाएगा। वो सारा पैसा, जैसे कोई भी ओनर अगर एक बिजनेस स्टार्ट करता है, उसमें वो जो पैसा लगाता है और जो कुछ एसेट्स लगाता है, उसकी वैल्यू भी बीच में काउंट करेंगे, तो उसको हम कैपिटल कहेंगे। कैपिटल जो होता है वो इट इज़ द ओनर्स क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आफ्टर ऑल लायबिलिटीज हैव बीन डिडक्टेड। इसका क्या मतलब है? देखो, आप सबको हमने प्रिंसिपल्स पहले पढ़ाए हैं ऑलरेडी। उसमें हमने बताया था कि आपको बिजनेस और ओनर को अलग रखना है। बिजनेस के लिए जो है ये कैपिटल क्या रहेगी, एक तरह की लायबिलिटी है। एसेट माइनस कर दो लायबिलिटीज़, तो ये कैपिटल आ जाएगा। टोटल एसेट में से अगर लायबिलिटीज़ आप निकाल दो तो क्या बचता है? कैपिटल। इट इज़ द लाइफ ब्लड दैट स्टार्ट द बिजनेस, यानी ये जो ओनर का खून है, पसीना है, जो उसने बिजनेस में लगाया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और बिजनेस के ऑपरेशंस को सस्टेन करने के लिए। कोई मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। कैपिटल क्या है? जो सारा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया ओनर के द्वारा, या वो सारे एसेट्स जो बिजनेस में लगाया, चाहे उसने अपनी गाड़ी लगाई, अपने कंप्यूटर घर से उठाकर बिजनेस में लगा दिया, उसकी भी मनी वैल्यू को काउंट किया जाएगा। वो सारा मिलाकर क्या बनता है? कैपिटल। अगर थोड़ा और हम कैपिटल को पढ़ें तो इसके बारे में आपको इनिशियल और एडिशनल, देखो कैपिटल सिर्फ वो नहीं है जो आप पैसा लगा दिया। कैपिटल इजंट जस्ट द मनी यूज टू स्टार्ट द बिजनेस, वो कैपिटल है, लेकिन सिर्फ इसी को कैपिटल कह दे इतना काफ़ी नहीं है। इसको हम इनिशियल कैपिटल कहते हैं, जो स्टार्टिंग में पैसा लगाया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इफ़ एन ओनर इंजेक्ट मोर पर्सनल फंड लेटर टू हेल्प द बिजनेस ग्रो एंड सर्वाइव थ्रू द पीरियड, टफ पीरियड। अगर देखो मुश्किल टाइम बिजनेस में आ जाता है, बिजनेस थोड़ा घाटे में रहता है, तो उसमें जब ओनर और पैसा उसमें इंजेक्ट करता है, इन्वेस्ट करता है, लगाता है, तो वो भी कैपिटल है, उसको हम एडिशनल कैपिटल कहेंगे। ठीक है, ये बात आप कंफ्यूज नहीं रहना। वो पैसा जो बिजनेस स्टार्ट करने में लगाया उसी को कैपिटल सिर्फ नहीं समझ लेना, वो भी कैपिटल है, लेकिन उसको हम इनिशियल कैपिटल कहेंगे। अगर बाद में ओनर पैसा लगाता है बिजनेस में, और पैसा लगाता है, या और कोई चीज़ घर से उठाकर, अपनी पर्सनल चीज़ उठाकर बिजनेस में रखता है, तो उसको भी हम कैपिटल कहेंगे, उसको एडिशनल कैपिटल कहा जाएगा। ठीक है। अब दूसरा ये कन्फ्यूजन रहती है, कुछ लोग सोचते हैं कि कैपिटल सिर्फ वो पैसा होता है जो बिजनेस में लगाया गया। ऐसा कहना पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं होता कैपिटल का। यानी कैपिटल डज नॉट हैव टू बी जस्ट कैश। ये ज़रूरी नहीं है कैपिटल वो पैसा ही हो जो बिजनेस में लगाया गया हो। इफ़ एन ओनर ब्रिंग देयर पर्सनल कैपिटल, अगर एक ओनर जो बिजनेस का मालिक है वो कोई पर्सनल घर से कंप्यूटर उठाकर बिजनेस में लगा देता है, उसकी कोई पर्सनल गाड़ी है वो बिजनेस में लगाता है, या बिल्डिंग बिजनेस के यूज़ में ले आता है, तो वो भी जो है वो कैपिटल में ही इंक्लूड की जाएगी। उससे भी जो है वो वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स इंक्रीज द कैपिटल। वो कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटी कहा जाता है, क्योंकि आपने प्रिंसिपल में पढ़ा है कि बिजनेस और ओनर को अलग रखा जाता है। बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट में आपने देखा, तो बिजनेस और अगर ओनर को अलग रखें तो कैपिटल जो होता है वो बिजनेस के लिए एक किस्म से उधार है ओनर की तरफ, तो इसको हम इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं। तो अपना ही घर का ही आधार समझ लो। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस इंटिटी, जो आपने कंसेप्ट सुना है, विच इज़ ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम द ओनर्स अकाउंटिंग, यानी ओनर और बिजनेस को अलग रखा जाता है। बिजनेस इंटिटी में आपने पढ़ा है कैपिटल इज कंसिडर्ड एन इंटरनल लायबिलिटी। तो इस हिसाब से कैपिटल को हम इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं। इट्स व्हाट द बिजनेस ओव्स बैक टू द ओनर। ये वो है पैसा है, कैपिटल समझ लो वो पैसा है जो बिजनेस को ओनर को वापस करना है। ओव्स हो तो देना है वापस, ये उधार है एक किस्म का, बिजनेस की तरफ उधार है ओनर का। तो कैपिटल को हम इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ आप समझ लेते हैं बातों को। सारा डिसाइड्स टू ओपन अ बेकरी, यानी सारा अगर एक बेकरी ओपन करना चाहती है तो उसने क्या किया, उसने $5000 जो है फ्रॉम हर पर्सनल सेविंग उसने न्यू बिजनेस बैंक अकाउंट में डाल दिए। पहले उसने क्या किया, सारा ने बेकरी खोली समझ लो, उसने $50,000 जो है वो बिजनेस का जो अकाउंट बनाया उसमें डाल दिए। फिर उसके साथ साथ ब्रिंग इन द प्रोफेशनल बेकिंग इक्विपमेंट उसने लाए जो कि $10,000 के थे। तो ही हर स्टार्टिंग कैपिटल, तो इसका टोटल स्टार्टिंग कैपिटल क्या हुआ मुझे बताओ, इनिशियल कैपिटल क्या हुआ? $60,000 हो गया। ठीक है, चाहे वो पैसा लगाया या वो सामान लगाया, दोनों चीज़ें कैपिटल में ही आएगा। ठीक है, ये इनिशियल कैपिटल है। बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जो पैसा या सामान लगाया गया ओनर के द्वारा,
उसको कैपिटल कहा जाएगा। क्लियर है? आई थिंक कैपिटल आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। कैपिटल क्या है? इनिशियल एडिशनल कैपिटल देखा। कैपिटल सिर्फ कैश में नहीं होगा, चीज़ें भी कैपिटल लगा सकता है ओनर, उसको भी कैपिटल में गिनेंगे। और इसके साथ साथ जो है आपको हमने बताया कि कैपिटल जो है इंटरनल लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए। अब हम दूसरी टर्म पे आते हैं। दूसरी टर्म है आपके सामने ड्राइंग। ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ड्राइंग क्या है? सिंपल सी बात है, ड्राइंग कोई मुश्किल बात नहीं है। ड्राइंग रेफर टू एनी मनी, पैसा, गुड, सामान या एसेट विड्रा करता है अगर ओनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, नॉन बिजनेस यूज़, बिजनेस के नहीं, बिजनेस के अलावा पर्सनल यूज़ के लिए अगर ओनर जो है वो सामान, पैसा या कोई एसेट उठा लेता है बिजनेस से, तो उसको ड्राइंग कहा जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत ड्राइंग में? ठीक है, इसको थोड़ा और आगे हम देखते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन में ड्राइंग के बारे में और पॉइंट्स देखते हैं। डिटेक्शन ऑफ कैपिटल। देखो, जब ड्राइंग की जाती है तो ड्राइंग कैपिटल को कम करेगा। ड्राइंग डायरेक्टली डिक्रीज द ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी कैपिटल को ही कहते हैं। ड्राइंग कैपिटल को कम करेगा, ठीक। डिक्रीज द ओनर्स इक्विटी या कैपिटल इन द बिजनेस, दे आर एसेंशियली द अपोजिट ऑफ इन्वेस्टिंग कैपिटल। देखो, कैपिटल क्या होता है? जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया। ड्राइंग क्या हुआ? जो पैसा निकाल लिया बिजनेस में डाला, कैपिटल निकाला, वो क्या हो गया? ड्राइंग। ठीक, लेकिन अगर पर्सनल यूज़ के लिए निकाला तो वो ड्राइंग कहलाएगा। नॉट एन एक्सपेंस। आपको याद रखना है, ड्राइंग एक्सपेंस नहीं कहलाता, एक्सपेंस नहीं होता। क्रूशियली, ड्राइंग आर नॉट द बिजनेस एक्सपेंस। ये बिजनेस का खर्चा नहीं कहलाता। दे डू नॉट अपेयर ऑन द इनकम स्टेटमेंट, इसलिए इसको इनकम स्टेटमेंट नहीं लिखते। इनकम स्टेटमेंट में ड्राइंग को नहीं लिखा जाएगा। दे ओनली इफेक्ट द ओनर इक्विटी। ये सिर्फ ओनर का जो इक्विटी होता है, यानी कैपिटल जो होता है, कैपिटल को कम करता है। कैपिटल सेक्शन में वो इफेक्ट करता है बैलेंस शीट के। तो आपको याद रखना है, ड्राइंग एक्सपेंस नहीं है, बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। फॉर्म ऑफ ड्राइंग की बात करें तो ड्राइंग कैश में भी हो सकता है। टेकिंग मनी आउट ऑफ द टिल और द बिजनेस बैंक अकाउंट टू पे अ पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी बिल। जैसे आपकी सिंपल समझ लो, अगर आपकी एक दुकान है, वहाँ से आपने पैसे अपनी दुकान से उठाए और अपना घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो पे कर दिया। वो जो पैसा उठाया, ये जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए उठाया, इसको हम ड्राइंग कहेंगे। ड्राइंग जैसे गुड्स के फॉर्म में भी हो सकता है। ग्रॉसरी शॉप है आपकी, ग्रॉसरी स्टोर ओनर टेकिंग ग्रॉसरीज होम फॉर देयर फैमिलीज डिनर। अगर कोई सामान, आप ग्रॉसरी शॉप है तो अपना ओनर क्या करता है, कुछ सामान उठाकर, दाल चावल आटा उठाकर अपने घर ले जाता है अपने डिनर के लिए, तो वो जो है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले गया, उसको भी हम ड्राइंग ही कहेंगे। द वैल्यू रिकॉर्डेड इज यूजली द कास्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, नॉट द सेलिंग प्राइस। तो कास्ट प्राइस पे ही मोस्टली जो है इसको लिखा जाता है। तो आई होप आपको ये ड्राइंग क्लियर हो गया। एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जॉन आउंस अ शू स्टोर। देखो, एक जॉन है जिसका क्या है, एक शू स्टोर है, शूज़, जूतों का इसकी एक दुकान है। ही टेक्स $500 फ्रॉम द कैश रजिस्टर टू पे फॉर हिज ऑन सन स्कूल ट्रिप। है, देखो, बच्चे की स्कूल ट्रिप के लिए उसने $500 पे आपने जो उसकी दुकान है उससे उठा लिया। तो ये ड्राइंग, एक तो ये ड्राइंग होगी। एंड टेक्स अ पेयर ऑफ शूज़। एक शूज़ की दुकान है, एक शूज़ का पेयर भी उसने उठा लिया जिसकी $40 कीमत है। फॉर हिज ऑन यूज़, अपने लगाने के लिए शूज़ उठा लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो इसकी टोटल ड्राइंग कितनी होगी? आप सिंपली समझ गए हो, $500 उसने नगद उठाया दुकान से और $40 का शूज़ उठा लिया दुकान से अपने यूज़ के लिए। तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी? $540 की ड्राइंग होगी। तो आई होप ड्राइंग जो है आपके लिए टर्म क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं एसेट्स के बारे में। तीसरी टर्म जो आपके सामने है वो है एसेट्स। एसेट्स क्या है? बिल्कुल सिंपली आप यहाँ पर समझोगे। एसेट्स क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। एसेट्स, एन एसेट इज एनी रिसोर्स owned or controlled by business that has measurable monetary value and is expected to provide future economic benefit। सिंपली अगर हम कहें तो एसेट्स वो होता है जो बिज़नेस के पास है, जिसका बिज़नेस मालिक है। वो सारी चीज़ें, चाहे वो एसेट में, चाहे वो पैसा हो बिज़नेस के पास कोई भी स्टॉक है, बेचने के लिए सामान रखा है, या उसके पास कोई भी किसी भी किस्म की मशीनरी है, बिल्डिंग है बिज़नेस के पास, वो सारे बिज़नेस के एसेट्स होते हैं। एनी रिसोर्स जो बिज़नेस, जिसका मालिक है बिज़नेस, जो कंट्रोल बिज़नेस के द्वारा होती है, वो सारी, जिसकी मनी वैल्यू भी है, उसको हम एसेट कहेंगे। ठीक है, समझ लो सारा सामान, जो चीज़ें, बिल्डिंग, बेचने के लिए जो सामान रखा है, कोई भी चीज़ जो बिज़नेस के अंदर है, पैसा है, वो सारा क्या होता है? बिज़नेस का एसेट है। क्लियर? एसेट में कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल सिंपल टर्म है एसेट। बात यहाँ पर आपको समझनी है एसेट की क्लासिफिकेशन में। एसेट को हम जनरली क्लासीफाई करते हैं दो मेजर क्लासेस में। एक है आपका करंट एसेट, दूसरा है आपका नॉन करंट और फिक्स एसेट। ठीक है, दोनों को आप आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पर करंट एसेट पहले हम देखते हैं। करंट एसेट को हम शॉर्ट टर्म एसेट्स कहते हैं। दीज आर एसेट एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ऐसी चीज़ें जो कैश में कन्वर्ट हो जाएं या बेची जा सकें या कंज्यूम की जा सकें विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर। ये नॉर्मल जो ऑपरेटिंग साइकिल होती है बिजनेस की, जनरली एक ही साल होता है। जो एक साल के अंदर ऐसी चीज़ें, ऐसा सामान जो कैश में कन्वर्ट हो सके, बेचा जा सके, कंज्यूम हो सके, उसको हम करंट एसेट कहते हैं बिजनेस का। क्लियर है? और ये जो करंट एसेट होता है, लिक्विडिटी बढ़ाता है बिजनेस की, बिजनेस को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, जैसे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इसको।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मनी इन द बैंक, जो भी बैंक के अंदर पैसा है या जो पेटी कैश है, पेटी कैश छोटे मोटे खर्चे के लिए जो बिजनेस में रखा है पैसा, वो सारा एसेट है। अकाउंट, ये बात याद रखना है आपको, ये 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर, ये 2 पॉइंट खास करके अकाउंट रिसीवेबल एसेट है। डेटर्स जो होते हैं ना, जिन डेटर कौन है, जिनसे हमने पैसा ले, हम मीन्स बिजनेस ने जो पैसा लेना है जिनसे टेम्परेरी जो उधार दिया है किसी को, ऐसे एक बंदा आया, उसने कहा अभी शूज़ की दुकान थी, उसने कहा एक पेयर शूज़ दे दो, पैसे परसों दे देंगे, 2 दिन के लिए वो ले गया उधार, वो जो है डेटर बिजनेस के लिए एसेट है। मनी ओन्ड बाय कस्टमर फॉर क्रेडिट सेल, उधार पे सामान बेचा है, पैसा लोगों से लेना है, तो वो बिजनेस के लिए एसेट है। अकाउंट रिसीवेबल उसको कहते हैं, डेटर भी कह सकते हो जिनसे पैसा लेना है, ये क्या है, एसेट है, याद रखना, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है। इसी तरह इन्वेंट्री यानी स्टॉक, इन्वेंट्री स्टॉक क्या होता है, गुड्स सामान हेल्ड फॉर सेल, जो बेचने के लिए रखा है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो नॉर्मली बिजनेस में हमने, जैसे शूज़ की दुकान है, जो भी शूज़ रखे हैं बेचने के लिए, उसको इन्वेंट्री या स्टॉक कहा जाता है, और ये भी बिजनेस के लिए एसेट होता है। क्लियर है, स्टॉक जो सामान बेचने के लिए रखा है वो एसेट है, जो लोगों को उधार दे दिया उनसे पैसा लेना है, अकाउंट रिसीवेबल है, वो भी एसेट है। या जो कैश बैंक में पड़ा है या पेटी कैश जो हमारी गले में यानी दुकान पे पड़ा है छोटे मोटे खर्चों के लिए, वो भी एसेट कहलाता है। और साथ में एक और बात याद रख लो, प्रीपेड एक्सपेंस को भी एसेट कहा जाता है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, सर्विसेज पेड फॉर इन एडवांस, यानी सिंपली हम कहें अगर प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेड रेंट से आपको सही समझ आ जाएगा। प्रीपेड रेंट यानी दुकान, आपकी दुकान है, आपने किराए पे दुकान ली है, अभी उसने एक महीना स्टार्ट होते ही आपने पैसे दे दिए, उसका किराया दे दिया, अभी लेकिन उसकी सर्विस ली नहीं है, पैसे सर्विस के दे दिए लेकिन वो सर्विस ली नहीं है, तो वो भी एसेट कहलाता है। जैसे आपने रिचार्ज कर दिया, अभी आपने रिचार्ज किया 500 का रिचार्ज किया, अभी रिचार्ज किया ना, 1 महीने वो चलेगा, अभी जो है आपने एडवांस में उसकी पेमेंट कर दी है, 1 महीने उसकी सर्विस लेना बाकी है, तो इसको प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस, इसको एसेट माना जाता है। तो क्लियर, आपको याद रखना है एसेट्स। फिलहाल हम करंट एसेट की बात कर रहे थे। एसेट्स में 2 तरह की क्लासेस हैं, करंट एसेट और नॉन करंट यानी फिक्स एसेट। अभी हम करंट एसेट की बात कर रहे थे, अब हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा दूसरा पार्ट है एसेट का, नॉन करंट और फिक्स एसेट। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स को फिक्स एसेट या लॉन्ग टर्म एसेट्स कहा जाता है। दीज आर एसेट्स एक्वायर्ड फॉर कंटिन्यूस यूज इन द बिजनेस ऑपरेशंस ओवर लॉन्ग पीरियड मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा यूज़ होने वाले एसेट्स को नॉन करंट या फिक्स एसेट कहा जाता है। और ये जो एसेट्स होते हैं जनरली नॉट इंटेंडेड फॉर रीसेल, बेचने के लिए एसेट्स बिजनेस में नहीं लाए होते हैं। जैसे कि बिजनेस की आप रैकिंग करते हो, जैसे आप जो फर्नीचर लाते हो बिजनेस में, टेबल लाया, वो आपने बेचने के लिए तो नहीं लाया, वो 1 साल में उसकी मनी वैल्यू तो नहीं मनी में कन्वर्ट हो जाएगा या कंज्यूमेबल नहीं होगा। तो इस तरह के एसेट्स को लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिक्स एसेट्स कहा जाता है। दे प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जनरेटिंग द रेवेन्यू, पैसा कमाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जनरली जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं। और जो नॉन करंट एसेट्स हैं इनकी भी हम सब कैटेगरीज बनाते हैं, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल। नाम से सिंपली आपको पता चल जाएगा। टेंजिबल होता है जो टच कर सकते हैं, जिसको फिजिकल जो सब्सटेंसी चीज़ें हैं उसको हम क्या कहते हैं, जो फिजिकल होती हैं, जो टच की जा सके, देखी जा सके, उसको हम कहते हैं टेंजिबल एसेट्स। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये क्या है, ये टेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल होते हैं नॉन फिजिकल, जो फिजिकल नहीं है, ऐसे एसेट्स जिनकी फिजिकल सब्सटेंस अपीयरेंस नहीं होती बट स्टिल होल्ड सिग्निफिकेंट वैल्यू ड्यू टू राइट्स आर प्रिविलेजेस दे ग्रांट। जैसे कि ये आपको एग्जांपल से क्लियरली समझ आ जाए, इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। गुडविल, बिजनेस जो होता है ना, उसकी जो नाम होता है बिजनेस का, ब्रांड रेपुटेशन जिसको हम कहेंगे, गुडविल कहते हैं अकाउंटिंग टर्म में। गुडविल जो होता है बिजनेस का एक नॉन इनटेंजिबल एसेट्स है। पेटेंट, जो एक्सक्लूसिव राइट होते हैं किसी भी इन्वेंशन के, उसको पेटेंट कहते हैं, ये भी इंटेंजिबल एसेट होता है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो आई होप ये जो पॉइंट है आपका एसेट्स का क्लियर हो गया। एसेट क्या है, वो सारी रिसोर्सेज जो बिजनेस ऑन करता है, कंट्रोल करता है, जिसकी मनी वैल्यू है, उसको हम एसेट कहते हैं। और एसेट 2 तरह के हैं, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। और बिल्कुल आई होप ये आपके लिए ईजी हो गया होगा। अब हम आते हैं उधार पे। बिजनेस का उधार, लाइबिलिटी हो गया उधार, जो बिजनेस को पैसा देना है, उधार है बिजनेस पे, उसको हम कहेंगे लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी की अगर हम डेफिनेशन पे आएँ तो लाइबिलिटी को हम थोड़ा सिंपली आप इतना ही समझ लो, लाइबिलिटी क्या होती है, जो बिजनेस को पैसा देना है। इसको लास्ट लाइन पे पढ़ो, इट इज़ व्हाट द बिजनेस आउज टू आउटसाइड, जो दूसरे बाहर किसी को पैसा देना है बिजनेस ने, उसको हम क्या कहेंगे, उसको लाइबिलिटी कहेंगे। A liability is a present obligation of the enterprise arising from the past event। जो पीछे हमने बिजनेस में सिंपली इतना, इसकी डेफिनेशन मेरे ख्याल से थोड़ी मुश्किल होगी, मैं इसको चेंज कर दूंगा। सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट। सिंपली पुट, अगर हम सिंपल भाषा में आपको ये समझना है, लाइबिलिटी होती है वो पैसा जो बिजनेस ने दूसरों को देना है, यानी बिजनेस के लिए जो उधार है वो लायबिलिटी कहलाता है। टाइप से आपको सिंपली समझ आएगा। लायबिलिटी भी एसेट की तरह 2 तरह की होती है, करंट लायबिलिटी जिसको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहते हैं और नॉन करंट लायबिलिटी जिसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं। शॉर्ट टर्म क्या होता है, ऑब्लिगेशंस दैट आर ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन द 1 ईयर। ऐसा उधार, ऐसा पैसा जो 1 साल के अंदर अंदर चुकाना है,
उसको हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। करंट लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर अंदर पैसा चुकाना है, यूजली सेटल यूजिंग द करंट एसेट्स को यूज़ करके हम उसको सेटल कर देते हैं, जो ये उधार है उसको चुका देते हैं। जैसे कि अकाउंट पेएबल, देखो याद रखना, ये अकाउंट रिसीवेबल हमने पढ़ा था वो एसेट था, लेकिन अकाउंट पेएबल जो होता है, जो पैसा देना है, क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हमने उधार लिया, किसी सप्लायर से हमने सामान उठाया, हमने कहा 2 महीने के बाद आपको पैसा दे देंगे, आप 200 पेयर्स ऑफ शूज़ जो है वो भेज दो, हम आपको पैसे 2 महीने के बाद दे देंगे। तो वो जो है बिज़नेस के लिए लायबिलिटी हो जाता है, उसको अकाउंट पेएबल कहते हैं। पैसा देना है, जो किसको देना है, क्रेडिटर को देना है। मनी आउट टू सप्लायर फॉर गुड्स और सर्विसेज परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जो उधार पे सामान या कोई सर्विस ली है सप्लायर से, उसको जो पैसा देना है उसको अकाउंट पेएबल कहेंगे, और ये करंट लायबिलिटी कहलाती है। शॉर्ट टर्म लोन अगर लिया है बैंक से, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, या लोन लिया है बैंक से, लोन ड्यू है विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर चुकाना है, तो इसको हम शॉर्ट टर्म लोन भी करंट लायबिलिटी में आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सर्विस ले ली, पैसा देना बाकी है। जैसे कि अगर हमने मुलाजिम रखे दुकान पे, उन मुलाजिम का 1 महीना पूरा हो गया लेकिन उसको पैसा देना बाकी है, तो वो हमारे लिए उधार ही है ना। अनपेड सैलरीज होगी, जो अनपेड रेंट है, 1 महीना दुकान यूज़ की हमने, किसी उधार पे ली थी दुकान लेकिन उसका रेंट नहीं पे किया, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है ये लायबिलिटी होता है, करंट लायबिलिटी इसको कहते हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पैसा एडवांस में ले लिया, अनअर्न्ड इनकम जिसको हम कहते हैं। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर बिफोर द गुड्स आर सर्विस प्रोवाइडेड, तो ये भी एक किस्म का उधार है, जब तक उसको वो गुड्स या सर्विस नहीं प्रोवाइड की जाती तो वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी रहेगा, और ये सारी चीज़ें करंट लायबिलिटी में आती हैं। ठीक है, करंट लायबिलिटी में आएंगी। अब हम नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की तरफ अगर हम देखें, तो ऑब्लिगेशंस दैट आर ड्यू फॉर सेटलमेंट आफ्टर मोर देन 1 ईयर, एक ऐसी उधार जो 1 साल के बाद हमने चुकाना है, इसको हम नॉन करंट लायबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कहेंगे। वो लॉन्ग टर्म एसेट से ही मेजरली मुकाते हैं इसको, जो मेजर एक्सपेंस होते हैं। लॉन्ग टर्म बैंक लोन है, 5 साल के लिए बैंक से लोन ले लिया, जिससे मशीनरी हमने खरीदी, मॉर्गेज कर लिया, अगर लोन सिक्योर बाई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी सिक्योर करके मॉर्गेज करके लोन ले लिया। बॉन्ड्स या डिबेंचर्स पेएबल है, लॉन्ग टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इशू टू द पब्लिक, तो ये जो चीज़ें हैं ये नॉन करंट लायबिलिटी में आएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी के साथ साथ एक और इसकी टाइप बता दूं लायबिलिटी की, वो है आपका कंटीजेंट लायबिलिटी, जिसको पोटेंशियल ऑब्लिगेशन भी कहा जाता है। अ पोटेंशियल लायबिलिटी दैट में अकर डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ द अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। देखो ये ऐसी लायबिलिटी ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये ऐसा उधार बिजनेस पे, ऐसी सिरदर्दी, ऐसा उधार बिजनेस पे जो आ भी सकता है वो नहीं भी आ सकता है। वो कैसे? अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट की वजह से हो सकता है उधार बिजनेस पे, बिकॉज इट इज़ नॉट डिफाइंड ऑब्लिगेशन येट, यह भी पक्का उधार नहीं है। इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द मैन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लाइक बैलेंस शीट में इसको नहीं लिखते, बट इट इज़ डिस्क्लोज ऑन द नोट्स टू अकाउंट्स पे ये डिस्क्लोज किया जाता है। आप सोचोगे ये कैसी बात कर रहे हो सर, कंटीजेंट लायबिलिटी होता क्या है, समझ नहीं आया। अब मैं जो एक चीज़ बताऊँ, अगर एक आपकी दुकान है उस पर कोई केस कर देता है, बाय द वे कोई केस कर देता है, कोई पेंडिंग लॉ सूट है, या सिंपली आपको दुकान पे कोई केस चल रहा था, पेंडिंग लॉ सूट होता है जो कोर्ट में जो केस चलते हैं अगेंस्ट अ कंपनी, इफ़ दे लूज़, अगर बिजनेस हार जाता है, दे हैव टू पे, बिजनेस को पे करना है। तो ये देखो ये कंडीशन पे हारा तो पे करना है ना, अगर केस जीत गया तो पे नहीं करना है, तो इसको कंटीजेंट लायबिलिटी, जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकता है, ये उधार बिजनेस के सर पड़ भी सकता है नहीं भी पड़ सकता है। प्रोडक्ट वारंटी, देखो किसी ने सामान बेचा बिजनेस ने, उसको कहा कि 6 महीने वारंटी है जी, अगर शूज़ हैं, शूज़ ख़राब हो गए तो 6 महीने के बाद आपको पैसे वापस, अगर वो ख़राब होते हैं तो वो हमारे लिए एक लायबिलिटी बन जाए। लायबिलिटी अराइज ओनली इफ़ द प्रोडक्ट ब्रेक देन एंड नीड टू रिपेयर, उसको रिपेयर करना पड़े या रिफंड करना पड़े, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी बनेगी। तो आई होप इतने से आपको क्लियर समझ आ गया होगा कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है। तो अब मुझे बताओ लायबिलिटी क्या है, करंट, नॉन करंट और कंटीजेंट, कोई इसमें दिक्कत है? मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तीनों जो टाइप्स हैं लायबिलिटी, करंट, नॉन करंट एंड कंटीजेंट, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और एक चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, रिमेंबर दिस पॉइंट, एसेट्स आर व्हाट द बिजनेस ओन। एसेट क्या होता है? वो चीज़ें जो बिजनेस के पास हैं, और लायबिलिटी क्या है? वो जो बिजनेस को बाकी बाहर किसी और को देना है पैसा या कोई चीज़, बिजनेस के जो पास है अपना वो एसेट, जो बिजनेस को बाहर देना है, उधार है, तो वो लायबिलिटी कहलाती है। और इसमें कैपिटल वो है ओनर की जो इक्विटी है, इज़ द ओनर्स क्लेम, जो ओनर का क्लेम है बिजनेस की तरफ, इसको इंटरनल लायबिलिटी भी मान सकते हो आप, ओनर इक्विटी भी इसको कह सकते हैं। ओके, अगर कोई आपको पूछ ले एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में क्या फ़र्क है, तो मेरे ख्याल से आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। बहुत सिंपल सा आपको यहाँ पर हम फिर से रिवाइज़ कराएंगे, ऑलरेडी हमने पढ़ाया हुआ है सारी चीज़ें। एक्सपेंडिचर हो गए बड़े खर्चे, जैसे आप बिज़नेस चला रहे हो तो आपको कोई बड़ा उधार मुकाना है, बिज़नेस का चुकाना है, या कोई बड़ी मशीनरी या कोई बिल्डिंग खरीदनी है बिज़नेस के लिए, वो बिज़नेस के लिए एक्सपेंडिचर हो गया। एक्सपेंस हो गया जो डे टू डे, जो आपके बिज़नेस को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो खर्चे आते हैं, छोटे मोटे खर्चे, सैलरीज देनी है मुलाजमों की, छोटे मोटे रेंट देने हैं, दुकान का रेंट देना है, या ऐसे दिन का चाय पानी का जो खर्चा होता है, जो सारा खर्चे एक्सपेंस में आते हैं। ठीक है, सिंपल मैं लफ्ज़ों में कहूँ, लेकिन हम अकाउंटेंसी की जो टर्म्स के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा इसको और देखना पड़ेगा। वाइल ऑफन यूज्ड इन
इंटरचेंजेबली भी हम कभी कभार इसको यूज़ करते हैं इन कॉमन लैंग्वेज, दे हैव डिस्टिंक्ट अकाउंटिंग मीनिंग, लेकिन अकाउंटिंग टर्म में इसका अलग अलग मीनिंग है बेस्ड ऑन टाइमिंग और बेनिफिट के बेस पे। जनरली एक्सपेंडिचर एक्सपेंस हम एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में अगर देखो तो थोड़ा इसमें डिफरेंस है, थोड़ा नहीं काफ़ी डिफरेंस है। अब हम एक एक करके देखते हैं एक्सपेंडिचर क्या है और एक्सपेंस क्या है। सबसे पहले एक्सपेंडिचर पे आते हैं। एक्सपेंडिचर इज़, मैंने पहले कहा था स्लाइड्स के थ्रू इजी समझने में आपको इजी लगेगा, लेकिन क्वालिटी इमेज की बढ़ा लेना। एक्सपेंडिचर इज़ द ब्रॉड टर्म। एक्सपेंडिचर बड़ी टर्म है, एक्सपेंस छोटी टर्म है। टर्म क्या मतलब, काम भी इसका बड़ा है। एक्सपेंडिचर इज़ अ ब्रॉड टर्म फॉर एनी डिस्पर्समेंट, वो खर्चा, डिस्पर्समेंट ऑफ कैश, और हम कह सकते हैं इंश्योरेंस ऑफ लायबिलिटी। देखो वो आपने पैसा लगा दिया, फर्नीचर खरीदने पे कैश लगा, या कोई बड़ा कर्ज आपने चुका कर दिया, बिजनेस का मुका दिया, ख़त्म कर दिया। इंश्योरेंस ऑफ लायबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, सॉरी इंश्योरेंस यानी उधार चुका लिया, ले लिया, उठा लिया, बैंक से पैसा लिया, किसी से पैसा उठा लिया, कोई एसेट को खरीदने के लिए, गुड्स को खरीदने के लिए, सर्विस लेने के लिए, तो इसको हम एक्सपेंडिचर कहेंगे। इट इज़ द एक्ट ऑफ स्पेंडिंग और कमिटिंग टू स्पेंड। नहीं समझ आया तो इसकी टाइप से आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सपेंडिचर बड़े बड़े खर्चे, कैश जो आप खर्चा करते हो, डिस्बर्समेंट ऑफ कैश, या आपने पैसा उधार उठाया, किसके लिए उठाया पैसा, खर्चा आपने किसके लिए किया। एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स, जो एसेट होता है बिजनेस का, उसको लाने के लिए, चाहे उसमें मशीनरी है, कोई भी सामान है, गुड्स है, सर्विस है, उसके लिए जो खर्चा किया, वो एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंस क्या, एक्सपेंस इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इट इज़ द कॉस्ट इंक्योर्ड इन द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग द रेवेन्यू। पैसा कमाने के लिए, सामान तो आपने ले आए, बिजनेस डाल दिया, एक दुकान डाल दी स्टेशनरी की, बुक्स पेन सारा सामान ले आए, अब उसको बेचने के लिए जो खर्चा है, बेचने के लिए आपको उसका मुलाजम रखना है, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट लगानी है, कुछ भी जो उसको बेचने में खर्चा है, या उसको सप्लाई बेचना, आगे पार्सल करना है, तो उसमें जो खर्चा आएगा बेचने के लिए, रेवेन्यू कमाने के लिए उस सामान से, तो उसको एक्सपेंस कहेंगे। इट रिप्रेजेंट द यूजिंग ऑफ रिसोर्सेज। अब हम अगर एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस के आगे टाइप्स देखें तो एक्सपेंडिचर में आपका आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर, दो टाइप है, इसको समझनी है, एक एक करके समझेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स भी इसको हम कह सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, स्पेंडिंग मनी टू एक्वायर, अपग्रेड, एक्सटेंड द लाइफ ऑफ नॉन करंट फिक्स एसेट। जो फिक्स एसेट हैं उनको खरीदना या उनको अपग्रेड करना, उनकी लाइफ को एक्सटेंड करना, उसमें जो खर्चा होगा इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत। द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर लास्ट फॉर मोर देन वन, और जो हम ये खर्चा कर रहे हैं इसका फ़ायदा एक साल से ज़्यादा तक हो, तो इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्लियर है। दिस क्रिएट्स एन एसेट, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट बढ़ेगा ऑन द बैलेंस शीट। बाइंग, जैसे एग्जांपल पे बाइंग अ डिलीवरी ट्रक, एक डिलीवरी ट्रक आप खरीद लेते हो, तो ये कौन सा खर्चा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एडिंग अ न्यू विंग टू द फैक्ट्री बिल्डिंग, आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग थी, आपने एक और विंग बना दिया, एक और यहाँ कमरा है, 2-3 कमरे और ऐड कर दिए, नए बना दिए, तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेजिंग पेटेंट, आपने पेटेंट खरीद लिया किसी भी आपका जो प्रोडक्ट था तो उसके लिए, तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई दिक्कत। अब हम दूसरा देखते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन स्पेंडिंग मनी ऑन डे टू डे। देखो आप कहोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो अब यहाँ पर आप कन्फ्यूज ना हो जाओ। एक्सपेंडिचर ओवरऑल एक बड़ी टर्म है। एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस इसी में आ जाता है। एक्सपेंडिचर की जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसी को आप एक्सपेंस समझ सकते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक्सपेंडिचर खुद में एक बड़ी टर्म है जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू दोनों आ जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, स्पेंडिंग मनी ऑन डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। जो डे टू डे बिजनेस चला रहे हो, आप बिजनेस चला रहे हो, मेंटेन करंट अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए जो भी खर्चे डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए हो रहा है, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। जिसका बेनिफिट इज कंज्यूम विद इन द करंट ईयर, एक साल के अंदर उसका बेनिफिट हो, दिस बिकम द एक्सपेंस। इसको हम एक्सपेंस भी कह सकते हैं ऑन इनकम स्टेटमेंट। जैसे कि रेंट पे करना, अगर कोई दुकान खरीदी है रेंट पे, पेइंग स्टाफ जो भी रखा है उसकी सैलरीज पे करना, प्रिंटर अगर रखा है प्रिंटर की इंक बनाना, रूटीन मेंटेनेंस मशीनरी की करना, ये सारे जो डे टू डे एक्सपेंडिचर होती है इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या इसको एक्सपेंस भी कह सकते हैं। तो इसी को हम अगर हम देखें एक्सपेंस को अलग करके, तो एक्सपेंस इज जस्ट नथिंग, इट इज़ जस्ट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज़ जस्ट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए डे टू डे खर्चे होते हैं, इसको एक्सपेंस कहा जाता है। ऑल एक्सपेंसेस आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट नॉट ऑल एक्सपेंडिचर आर एक्सपेंसेस। देखो इस तरह हम कह सकते हैं जितना भी एक्सपेंसेस हैं उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह सकते हैं, लेकिन सारे के सारे एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस नहीं होते, क्योंकि एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ जाता है। अगर सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है एक्सपेंडिचर, तो उसको हम एक्सपेंस कह सकते थे। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत आपको। एग्जांपल, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट एन एक्सपेंस, सो इट इज़ एन एसेट क्रिएशन, इसको हम कहेंगे। स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एक्सपेंस, इनकम एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखो एक्सपेंस यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपको। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जिसको एक्योर्ड एक्सपेंस भी कहा जाता है। एक्योर्ड एक्सपेंस, ध्यान से याद रखना, एक्योर्ड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दैट हैव बीन इंक्योर्ड द सर्विस वाज रिसीव्ड। एक्सपेंस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है जो ऐसा खर्चा जो आपने
अक्योर्ड एक्सपेंस आप कह सकते हैं, एक्सपेंस दैट हैव बीन इंक्योर्ड द सर्विस वाज रिसीव्ड। सिंपली है सर्विस ले ली, खर्च करना, देखो हमारा खर्चा सर पे चढ़ गया है, एक किस्म की लायबिलिटी बन गई है, इसको हम करंट लायबिलिटी भी कहते हैं। खर्चा सर पे चढ़ गया लेकिन पे नहीं किया अभी। जैसे कि दुकान की सर्विस हमने 1 महीने ले लिया, दुकान का किराया बाकी है, मुलाजिम ने 1 महीने काम कर लिया, उसकी सैलरी देनी बाकी है, इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहेंगे। सिंपली समझाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एग्जाम्पल जैसे सिंपली समझ सकते हो, अगर एक एम्प्लॉई है, उसने 1 महीना काम किया और उसकी सैलरी अभी हमने पे नहीं किया, तो उसको उसकी वो क्या होता है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। इसी तरह अगर हम देखें प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड नाम से या प्रीपेड मीन्स पहले से ही पैसे खर्च कर दिया, अभी सर्विस लेना बाकी है। जैसे आपने मोबाइल रिचार्ज कर दिया 500 का अभी, लेकिन 1 महीना अभी उससे सर्विस लेना बाकी है, उसको प्रीपेड एक्सपेंस कहेंगे। प्रीपेड, जब प्रीपेड एक्सपेंस किया जाए तो वो करंट एसेट में आता है, जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो तो वो लायबिलिटी में चला जाता है। क्लियर है? जो पैसा देना है, सर्विस ले लिया तो उधार, तो हमारे से उधार है ना, समझ गया ना, उधार है ना, तो वो लायबिलिटी में जाएगा। आपने देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, पैसा पहले दे दिया, सर्विस लेनी बाकी है, तो वो हमारे लिए एसेट में आएगा। ठीक है? एक्सपेंस पेड इन एडवांस फॉर अ फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड सिंस द बेनिफिट हैजंट रिसीव येट, इट इज़ कंसिडर्ड एज, इसको करंट एसेट मानते हैं। ये आपने याद रखना, ये नॉट एन इमीडिएट एक्सपेंस। एग्जांपल, पेइंग फॉर फुल ईयर ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपने 1 जनवरी को पूरे साल का दे दिया, इन फरवरी 11 मंथ आर स्टिल प्रीपेड, अभी 11th मंथ में एडवांस। ये सिंपली अगर हम इससे मैंने एक मोबाइल रिचार्ज की एग्जांपल दी, वो आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है? अब हम बात करते हैं इनकम या प्रॉफिट क्या होता है। इनकम या प्रॉफिट क्या होता है? इनकम इज ब्रॉडली डिफाइंड एज इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। प्रॉफिट इज द स्पेसिफिक पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एक्सीज द टोटल एक्सपेंस, जितना खर्चा हुआ और जितना कमाया। ठीक है? खर्चे, टोटल खर्चे में से जो कमाया उसमें से खर्चा माइनस कर दो, जो ऊपर आएगा, यानी एक्सपेंस से ऊपर जो खर्चे में डिफरेंस आया वही आपका क्या होगा, वो आपका प्रॉफिट होगा। इफ़ द एक्सपेंस एक्सीड द रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू से एक्सपेंस बढ़ जाए, 100 रुपया आपने खर्च किया, 120 रुपये कमाया, तो प्रॉफिट क्या हुआ, 20 रुपये। अगर 100 रुपये आपने खर्च किया, सामान 100 रुपये का दुकान में डाला, 80 रुपये का वो बिका, तो 20 रुपये आपका क्या होगा, लॉस होगा। तो ये कोई मुश्किल बात यहाँ पर है नहीं है। फिर भी हम देखते हैं रेवेन्यू में आपको कुछ टर्म्स जो है ये ज़रूरी होता है। रेवेन्यू इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ब्रॉट इन बाय कंपनीज ऑपरेशंस प्राइमरी फ्रॉम द सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जो सामान बेचकर पैसा सारा कमाया, जो भी बिजनेस में टोटल अमाउंट जो भी पैसा है, मनी है, उसको रेवेन्यू कहा जाएगा। क्लियर है? रेवेन्यू कहा जाएगा। यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इक्योर्ड इनकम क्या होता है, डिफर्ड इनकम क्या होता है। ये 2 टर्म्स आपने याद रखना है। ये हमने ऊपर भी एक्सपेंस में भी पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इक्योर्ड इनकम होता है इनकम दैट हैज़ बीन अर्नड, ऐसे इनकम जो कमा ली, द वर्क इज़ डन, काम कर लिया, सर्विस प्रोवाइड कर दी, बट द मनी हैज़ नॉट येट बीन रिसीव्ड, पैसे नहीं मिले। दिस क्रिएट्स करंट एसेट, ये अकाउंट रिसीवेबल है जो हमने पीछे देखा एसेट में, अकाउंट रिसीवेबल ही इक्योर्ड इनकम ही क्या है, इसको हम कह सकते हैं करंट एसेट है ये इक्योर्ड इनकम। काम कर दिया, पैसे नहीं अभी मिले। ठीक है? सर्विस हमने, हमारा बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करना है, सर्विस हमने प्रोवाइड कर दी, पैसे नहीं मिले, तो वो इक्योर्ड इनकम कहलाता है। यू प्रोवाइडेड द कंसल्टिंग सर्विस इन नवंबर, इनवाइस द क्लाइंट बट दे हैवंट पेड बाय द एंड ऑफ द दिसंबर तक पे ही नहीं किया उसने, तो ये क्या है, इक्योर्ड इनकम है। काम, वर्क डन, सर्विस प्रोवाइडेड, बट मनी जो है नॉट रिसीव्ड, इसको इक्योर्ड इनकम कहते हैं। क्लियर? डिफर्ड इनकम क्या होता है, इसको अनअर्न्ड इनकम कहते हैं। मनी रिसीव, पैसा ले लिया, बिफोर द गुड्स आर डिलीवर्ड और सर्विस आर परफॉर्म, गुड्स दिए नहीं, सर्विस प्रोवाइड नहीं की, पैसा ले लिया पहले से, अनअर्न्ड मनी, जब पैसा कमाए नहीं वो ले लिया, इसको डिफर्ड इनकम कहेंगे। कोई दिक्कत? एक्योर्ड, काम कर दिया, पैसा नहीं मिला। डिफर्ड इनकम, पैसा ले लिया, काम नहीं किया, बिकॉज यू ओज द कस्टमर टू द सर्विस। देखो, ये हमने कस्टमर को देना है, तो इसलिए ये करंट लायबिलिटी कहलाता है। जो हमने लेना है बिजनेस ने, वो एसेट होता है, एक तरह का अकाउंट रिसीवेबल। जो देना है तो वो लायबिलिटी है, उधार। अनटिल द वर्क डन, जब तक काम नहीं होता, ये करंट लायबिलिटी में ही रहेगा, डिफर्ड इनकम। ठीक है? तो ये 2 टर्म जो यहाँ पर आपको याद रखनी है। देखो, अगर एक पॉइंट आप अच्छे से अकाउंटेंसी में, एक चीज़ में आपने याद रखना, अगर एक कंसेप्ट आप अच्छे से तैयार कर लेते हो, आगे वाले आने वाले कंसेप्ट में वो हेल्प करता रहता है। इसलिए जो भी टॉपिक आप पढ़ो, अगर आप बेसिक टर्म्स अच्छे से पढ़ लेते हो, आगे पूरी अकाउंटेंसी में ये काम आने वाली है। अगर आप एसेट अच्छे से पढ़ लो, अगर आपको एसेट अच्छे से समझ आएगा, आगे आने वाली बहुत सारी और टर्म्स में आपको ये काम आता है। क्रेडिटर्स और डेटर्स जो है, ये हमने पहले एसेट में भी देखा, अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है? बहुत सारी मेहनत लगी है इन स्लाइड्स को तैयार करने में। अगर आप चाह रहे हो कि इसी तरह से स्लाइड वाइज आपको रिवीजन करवाई जाए, तो आपको बता दें, आप वीडियो को लाइक करें और अपनी कमेंट में अपनी राय भी दे सकते हैं। वीडियो लाइक करने से क्या होता है कि हमारा जो रीच है चैनल का बढ़ता है, एटलीस्ट हमें पता चलता है कि आप लोग इस तरह की सीरीज़ में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप चाह रहे हो कि एफए की कंप्लीट अकाउंटेंसी रिवाइज करवाई जाए, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप कंप्लीट नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, पूरे कंप्लीट 8 सब्जेक्ट के, अकाउंटेंसी से लेकर जीके, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सभी 8 सब्जेक्ट के अगर आपको चाहिए, हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं। कंप्लीट हो चुका है सिलेबस, आप वहाँ पर जाकर तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें क्रेडिटर्स और डेटर्स क्या होते हैं। क्रेडिटर्स, अकाउंट पेएबल, देना है पैसा। क्रेडिटर्स, जिनसे हमने उधार लिया है,
बिजनेस से जो पैसा, किसी से सामान या पैसा उधार लिया, पैसे देने हैं, उनको क्रेडिटर्स कहेंगे। क्रेडिटर्स पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन या सप्लायर जो भी आप कर सकते हो, टू होम द बिजनेस ओव्स मनी, जिसको बिजनेस ने पैसा देना है, यूजली बिकॉज द बिजनेस परचेज गुड्स और सर्विसेज फ्राम देम ऑन क्रेडिट। जैसे हमारा बिजनेस है, शूज़ की दुकान है या स्टेशनरी शॉप है, हमने सप्लायर से सामान खरीदा उधार पे, तो वो उसको हम क्रेडिटर कहेंगे, अकाउंट पेएबल भी कह सकते हो। स्टेटस क्या है? क्रेडिटर्स आर करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर जो होते हैं वो करंट लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए। बिजनेस हैज़ एन ओब्लिगेशन टू पे देम इन द शॉर्ट टर्म में पे करना है। क्रेडिटर्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी होती है। ये पहले हम लायबिलिटी में भी देख चुके हैं, बस इसमें और कुछ देखने का जरूरत नहीं है। डेटर्स, डेटर की बात करें, अकाउंट रिसीवेबल, पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन हु ओव्स मनी टू द बिजनेस। देखो वो लोग जिन्होंने पैसा देना है हमें, हम बिजनेस से हमें पैसा देना है, सामान ले गए, टिपिकली बिकॉज द बिजनेस सोल्ड द गुड्स, बिजनेस ने उनको सामान दिया उधार पे, उन्होंने पैसा देना है, तो वो क्या है बिजनेस के लिए? वो डेटर हैं। डेटर अच्छे होते हैं भाई, उनसे पैसा लेना है। क्रेडिटर्स हो, उधार इनको देना है, क्रेडिटर से छुपो। डेटर्स आ गए, अच्छे भाई साहब इधर आओ, लाओ पैसे, ठीक है। डेटर्स अकाउंट रिसीवेबल, जो कि करंट एसेट में आता है। अकाउंट रिसीवेबल, पैसा लेना है तो किस में आएगा? वो करंट एसेट में आएगा, करंट एसेट में आएगा, ओके। डिप्रिसिएशन अकाउंट में पूछा जाता है इस टर्म के रिलेटेड। डिप्रिसिएशन क्या है? डिप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। सिंपल, ये नहीं समझे डेफिनेशन, कोई बात नहीं। किसी भी जो बिजनेस के पास एसेट है, उसके जो यूज़ से, वेयर और टेयर से जो उसका यूज़ हो रहा है, उसकी वजह से उसकी जो वैल्यू कम होती है, उसको डिप्रिसिएशन कहा जाएगा, ठीक है। उसको जो वैल्यू उसकी कम हुई वेयर एंड टेयर से, तो उसको डिप्रिसिएशन कहेंगे। इट रिप्रेजेंट द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर। देखो वही बात आ गई जो मैं बोली, पैसेज ऑफ टाइम, कुछ टाइम गुजरा, उसमें जो वैल्यू कम हुई उस किसी भी एसेट की, तो उसको हम डिप्रिसिएशन कहेंगे। तो ये सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है डिप्रिसिएशन। डिटेल एक्सप्लेनेशन में, नॉन कैश एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन जो है एक नॉन कैश एक्सपेंस, एक खर्चा है ये, क्योंकि वैल्यू कम हो रही है तो बिजनेस में वो खर्चा ही माना जाएगा। यूज वेयर एंड टेयर से वो उसकी वैल्यू कम हो रही है किसी भी एसेट की, तो एक नॉन कैश एक्सपेंस कहलाता है। याद रखना, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है, उसको नॉन कैश एक्सपेंस कहते हैं। दिस इज क्रिटिकल। रिकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन डज नॉट इन्वॉल्व राइटिंग अ चेक और लूजिंग कैश टुडे। देखने में तो इसका आपको कोई लगा नहीं खर्चा हुआ, मशीन की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन ये खर्चा है, नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है। द कैश वाज स्पेंड व्हेन द एसेट वाज ब्रॉट। पैसे तो तब खर्चे थे जब खरीदा था सामान। डिप्रिसिएशन इज अकाउंटिंग इंटरेस्ट स्प्रेड दैट द इनिशियल कॉस्ट ओवर द ईयर द एसेट हेल्प्स जनरेट रेवेन्यू मैचिंग प्रिंसिपल। व्हाई इट्स डन? इफ़ यू बाय $50,000 का आपने ट्रक खरीदा, इट्स इनकरेक्ट टू रिकॉर्ड 50,000। ये तो सही नहीं 50,000 लिखो, क्यों? क्योंकि 50,000 एक्सपेंस इन द 1 ईयर, द ट्रक विल लास्ट 10 ईयर। Depreciation allow you to record a $5,000 expense each year, matching the cost of the revenue the truck helps generate over the lifetime। देखो एक बार में, देखो सिंपल सी बात है कि किसी भी अगर कोई एसेट आप लेते हो तो उसकी वैल्यू जो है वो ईयर बाई ईयर कम होती है, और वो जो एसेट होते हैं वो आप जनरली बेचने के लिए तो लेते नहीं है। वो एसेट जो भी फिक्स एसेट हैं, तो फिक्स एसेट में जो भी वैल्यू उसकी यूज़ करने से कम होती है, उसको सिंपल भाषा में डिप्रिसिएशन कहा जाता है। अब बिजनेस ट्रांसेक्शन क्या है? बिजनेस ट्रांसेक्शन क्या है? बिजनेस ट्रांसेक्शन इज अ मेजरेबल इकोनॉमिक इवेंट और फाइनेंशियल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, मनी, गुड या सर्विस की एक्सचेंज को ट्रांसेक्शन कहा जाता है। बिटवीन टू और मोर पार्टीज एंड काजेज अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन। एसेट लायबिलिटी इक्विटी में काज चेंज आए, इसको ट्रांसेक्शन कहा जाता है। ऐसे तो लेन देन कोई ट्रांसेक्शन कहेंगे। अब मैं सिंपल कहूँ तो ट्रांसेक्शन लेन देन है, लेकिन हमें अकाउंटिंग टर्म में इसको डिफाइन करना हो तो आप ऐसे कह सकते हो कि बिजनेस ट्रांसेक्शन मेजरेबल इकोनॉमिक इवेंट या फाइनेंशियल एक्टिविटी है जिसमें एक्सचेंज हो किसकी? खाली हम कहेंगे सामान लिया दिया या सामान लिया पैसा दिया, ऐसा नहीं। एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, किसकी वैल्यू? मनी, गुड और सर्विस की वैल्यू। बिटवीन टू और मोर पार्टी, दो के बीच में भी हो सकती है ट्रांसेक्शन, दो या दो से ज़्यादा के बीच में भी ट्रांसेक्शन हो सकती है। और जिस ट्रांसेक्शन होने से फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज जरूर आएगा। एसेट बढ़ेगा या कम होगा, लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, इक्विटी बढ़ेगी या कम होगी ऑफ द बिजनेस। क्लियर है ट्रांसेक्शन? कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ट्रांसेक्शन इट मस्ट बी मेजरेबल इन टर्म्स होनी चाहिए। बिजनेस इट मस्ट इन्वॉल्व द बिजनेस एंटिटी। पर्सनल ट्रांसेक्शन ऑफ द ओनर डू नॉट काउंट अनलेस दे इन्वॉल्व इन द बिजनेस। देखो बिजनेस एंटिटी के हिसाब से हमने देखना, तभी इसको ट्रांसेक्शन कहेंगे। अब घर का उसने कोई खर्चा किया, वो ट्रांसेक्शन नहीं कहलाएगा बिजनेस के लिए। इट मस्ट हैव ड्यूल एस्पेक्ट होगा, ट्रांसेक्शन में ड्यूल एस्पेक्ट जरूर होगा। इफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स में इफेक्ट, एक में जाएगा एक से आएगा, तो होगा ना, 2 अकाउंट तो इफेक्ट होते ही हैं। द फाउंडेशन है डबल एंट्री बुक कीपिंग की। एग्जाम्पल के तौर पर दीज आर द ट्रांसेक्शन, जैसे कि पैसा रेंट पे किया, सेलिंग इन्वेंट्री बेची, जो सामान है आपके पास इन्वेंट्री बेची, टेकिंग आउट ऑफ लोन, बैंक से पैसा लोन उठाया, ओनर्स इन्वेस्टिंग कैश, ओनर इन्वेस्ट कर रहा है कैश, ये सारी चीज़ें ट्रांसेक्शन कहलाती हैं। नॉन एग्जाम्पल नॉट अ ट्रांसेक्शन, यानी हम कह सकते हैं इंटरव्यूइंग अ कैंडिडेट, ये ट्रांसेक्शन नहीं है, ठीक है। इसमें किसी भी ऊपर देखो वैल्यू ऑफ मनी, गुड्स और सर्विस तो यानी इन्वॉल्व। किसी भी अभी कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे हो आप, कोई अगर बंदा रखना चाह रहे हो आप दुकान पे या अपने बिजनेस में, प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, अंटिल गुड्स आर रिसीव्ड या पे
पेड फॉर इट्स जनरली नॉट इन ट्रांसैक्शन। जब तक गुड्स रिसीव में पे ना हो, यानी ये चीज़ ना हो, ये चीज़ें क्या मतलब वैल्यू ऑफ मनी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज ना हो, तो ये अभी तब तक वो ट्रांसैक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ट्रांसैक्शन क्लियर हो गया आपके लिए। अब हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है? तो बिजनेस चल रहा है तो डिस्काउंट की बात तो होगी। डिस्काउंट क्या है? रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो गुड्स और सर्विसेज जिससे आपका बिजनेस डील कर रहा है उसके प्राइस में कमी लाना या डिस्काउंट देना, सिंपली डिस्काउंट होता है, उसको कहेंगे। देयर आर टू प्राइमरी टाइप ट्रीटेड डिफरेंटली इन अकाउंटिंग, जैसे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। दो अलग अलग जो है तरह के डिस्काउंट होते हैं और अकाउंटिंग में इसको डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फ़र्क है बताओ? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फ़र्क है? ट्रेड डिस्काउंट और रिडक्शन इन गिवन बाय मैन्युफैक्चरर और होलसेलर टू द रिटेलर। मैन्युफैक्चरर और होलसेलर रिटेलर को जो रिडक्शन करता है उसके प्राइस में ऑफन फॉर बाइंग द बल्क क्वांटिटी। जब वो बल्क क्वांटिटीज़ खरीदता है तो इसको ट्रेड डिस्काउंट कहा जाएगा। इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द कैटलॉग और लिस्ट प्राइस पे काउंट किया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कैश डिस्काउंट और रिडक्शन ऑफर टू द डेटर्स, यानी कस्टमर्स को जो ऑफर किया जाता है कि हाँ भाई इतना कम दे दो, टू इनकरेज द प्रॉम्प्ट, ताकि उसी वक्त अर्ली पेमेंट हो जाए। सिंपली कहोगे यार 10 दिन के अंदर अगर आप देते हो तो 2% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। इसको कैश डिस्काउंट की अकाउंटिंग टर्म ट्रीटमेंट इसकी अलग है दोनों की। ट्रेड यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों की अलग है, तो वो आपने याद रखनी है। ट्रीटमेंट क्या है ट्रेड अकाउंट की? ट्रेड अकाउंट आर नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक्स। अकाउंटिंग बुक में ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखा जाता। द परचेज और सेल इज रिकॉर्डेड एट द नेट प्राइस पे ही परचेज सेल को लिखा जाता है। लिस्ट प्राइस में से माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट तो वो नेट प्राइस बचता है, वही लिखा जाता है। इट्स द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी नॉट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इटसेल्फ। तो इसलिए इसको हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं मानते, ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है। जब बल्क क्वांटिटीज़ परचेज करने पे बाई करने पे डिस्काउंट मिलता है, जिसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। कैश डिस्काउंट की अकाउंटिंग अगर हम देखें ट्रीटमेंट, कैश डिस्काउंट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ये रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स में। दे आर कंसिडर्ड एज एक्सपेंस, इसको हम एक्सपेंस मानते हैं जब कैश डिस्काउंट दिया जाता है कस्टमर को। फॉर अ सेलर डिस्काउंट अलाउड, जिसको हम कहते हैं, इसको डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। एंड एन इनकम और सेविंग, अगर डिस्काउंट रिसीव्ड होता है तो इसको हम इनकम या सेविंग कहते हैं, और डिस्काउंट अलाउड अगर होता है तो इसको हम एक्सपेंस माना जाता है। तो कैश डिस्काउंट जो होता है वो डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है, डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो सकता है, और ये दोनों अकाउंटिंग टर्म में रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब बात आती है बैड डेट्स। क्या है बैड डेट्स? ऐसे लोग जिनसे से हमने पैसा, बिजनेस में पैसा लेना था, जो डेटर्स थे, और उस पर आप कोई उम्मीद नहीं रही कि ये पैसा देंगे, वो पैसा समझ लो डूब गया आपका, इसको हम बैड डेट्स कहते हैं सिंपल भाषा में। अगर इसको हम पढ़ें तो कुछ थोड़ा यही मीनिंग निकलेगा। एन अमाउंट आउंड टू द बिजनेस बाय डेटर्स, यानी डेटर्स जो उधार जिनसे लिया था हमने, जिनसे हमने पैसा लेना, उन्होंने दैट इज़ डीम टू अनकलेक्टिबल, यानी ऐसा पैसा हमने जिनसे लेना है, अब हमें पता है वो नहीं देने वाले, तो इसको हम बैड डेट्स कहते हैं। एंड इज़ रिटर्न ऑफ, इसको हम लॉस मानते हैं। बिजनेस में हम इसको लॉस ही लिखते हैं बैड डेट को। नुकसान ही है भाई, एक बंदे को पैसा उधार दिया था, या अगर वो बंदा मर ही गया या चला ही गया कहीं दूर, पता चल गया कि ये तो कंगाल हो गया, इसको तो इसने दे ही नहीं सकता है, तो ये बैड डेट है बिजनेस के लिए। दिस हैपन व्हेन द कस्टमर हु बॉट ऑन क्रेडिट गोज बैंकरप्ट, यानी ऐसा कस्टमर जिसने उधार पे सामान लिया था अब वो बैंकरप्ट हो गया, डिसअपेयर हो गया, कहीं गायब ही हो गया, सिंपली रिफ्यूज टू पे कर गया, मना ही कर गया, नहीं देंगे जो मर्जी कर लो। द बिजनेस एग्जॉस्ट कलेक्शन एफर्ट्स, तो वो अब बिजनेस जो है अपनी जितने भी कलेक्शन एक्सपर्ट थे वो अपनी पूरी जान लगा लेगा, लेकिन नहीं दे रहा है, तो बैड डेट्स कहलाएगा वो। इट इज़ रिकॉर्डेड, इसको हम एक्सपेंस या लॉस कहते हैं इन द इनकम स्टेटमेंट, रिड्यूसिंग द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट को कम करता है फॉर दैट पीरियड, एंड रिड्यूसिंग द अकाउंट रिसीवेबल जो आपका था, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल बैड डेट बनता है ना। अकाउंट रिसीवेबल क्या है? डेटर्स, डेटर ही अगर पैसा देना मुकर जाए, मना कर दें या ना हो उसके पास, तो बैड डेट में ही कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत? परचेज और सेल, खरीदना और बेचना। खरीदना और बेचना सिंपल है, लेकिन इसको हम अकाउंटिंग में अगर हम देखें तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। दीज टर्म्स हैव वेरी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन मीनिंग इन द अकाउंटिंग। परचेज, देखो परचेज और सेल में थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर होना ज़रूरी है। परचेज रेफर्स ओनली टू बाइंग गुड्स और रॉ मटीरियल दैट द बिजनेस इंटेंड टू रीसेल। याद रखना, आप कन्फ्यूजन कहाँ होती है? परचेज सेल में नहीं होती। परचेज में, परचेज क्या है? वो एसेट का जो खरीदना वो अलग है, एसेट्स लाना बिजनेस में वो अलग है, और परचेज करना अलग है। द टर्म परचेज रेफर ओनली बाइंग द गुड्स, सिर्फ परचेज टर्म आप कब यूज़ करते हैं? जब सामान गुड्स खरीदे जाएँ या रॉ मटेरियल लाया जाए बिजनेस में रीसेल करने के लिए, बेचने के लिए। आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट फॉर रीसेल इन इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन। जैसे आपकी स्टेशनरी शॉप है, उसमें अगर आपने जो किताबें, पेन, बैग, जो भी सामान बेचने के लिए लाया, या कोई बना रहे हो आप, बैट की फैक्ट्री, तो बैट में जो लकड़ी लाई बनाने के लिए, वो चीज़ें आप जो बेचने के लिए तैयार कर रहे हो, बनाया है, लाई है, बना रहे हो, उसको हम उसका खरीदने को परचेज कहते हैं। क्लियर?
परचेज में आपको बता दें इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, फ़र्क, डिफरेंस याद रखना। बाइंग अ कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज़ इज़ नॉट परचेज, ये बात याद रखना। अगर आपने कंप्यूटर खरीद लिया ऑफिस के यूज़ के लिए, उसको परचेज नहीं कहेंगे अकाउंटिंग टर्म में। इट इज़ एक्वायरिंग फिक्स एसेट, इसको हम एक्वायरिंग फिक्स एसेट कहेंगे। वो फिक्स एसेट को लाना बिजनेस में परचेज नहीं कहलाता। ये परचेज होता है वो सामान खरीदना जो बेचने के लिए लाया जाए। बाइंग 50 कंप्यूटर टू सेल इन योर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर इज़ अ परचेज। बाइंग 50 कंप्यूटर, आपने अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, कंप्यूटर बेचने की दुकान है आपकी, तो अगर आपने कंप्यूटर लाया वो आपका परचेज कहलाएगा। लेकिन अगर आप किसी और चीज़ की दुकान है, कंप्यूटर जस्ट बिजनेस के काम के लिए लाया जो उधर रहेगा आपका फिक्स एसेट के तौर पे, तो वो कंप्यूटर खरीदना आपका परचेज नहीं कहलाएगा। परचेज रिटर्न आपने याद रखना है। परचेज रिटर्न क्या है? रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न दोनों याद रखना है। परचेज रिटर्न व्हेन बिजनेस रिटर्न गुड्स इट्स प्रीवियसली परचेज टू द सप्लायर। जैसे सप्लायर से हमने सामान 100 बुक्स मंगाई या पेन आपने मंगाए 200, ड्यू टू डिफेक्ट, रॉन्ग आइटम एक्सेट्रा, इन वजह से या डिफेक्टिव निकले पीस, गलत आइटम परचेज उसने दे दी, तो उस चीज़ को जब हम वापस करते हैं इसको परचेज रिटर्न कहते हैं। रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है। इट रिड्यूसेस द टोटल परचेज फिगर, जितने खरीदा हमने टोटल उसको रिड्यूस ही करेगा, माइनस किया जाएगा। परचेज आपने सुन लिया। अब हम सेल्स की बात करें तो सेल्स, द टर्म सेल्स रेफर टू ओनली टू द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेलिंग द गुड्स और सर्विसेज इन विच द बिजनेस नॉर्मली ट्रेड। जो बिजनेस जिसमें काम करता है उस चीज़ का बेचना, उससे जो पैसे कमाना, ये सेल्स कहलाता है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, सेल जो है सबसे मेन सोर्स है ऑपरेटिंग इनकम का। हालांकि सेल्स के अलावा भी इनकम के जरिए होते हैं। इंपॉर्टेंट फ़र्क क्या है आपको मैं यहाँ पर बता दूँ। सेलिंग इन्वेंट्री इज़ अ सेल। इन्वेंट्री यानी जो गुड स्टॉक रखा है आपने, इन्वेंट्री जो स्टॉक, जैसे बुक्स की शॉप है तो बुक्स किताबें जो है उसको बेचना सेल कहलाता है। सेलिंग एन ओल्ड डिलीवरी वैन इज़ नॉट अ सेल। अगर आपके पास एक डिलीवरी वैन या कोई ट्रक था आपके बिजनेस का, पर्सनल एक गाड़ी थी बिजनेस की, उसको बेचना ये सेलिंग या सेल नहीं कहलाता। ठीक है, सेलिंग एन ओल्ड डिलीवरी वैन इज़ नॉट अ सेल। इन दिस कंटेक्स्ट इट इज़ डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट। इसको हम डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए। फिक्स एसेट को बेचना सेल नहीं कहलाता। सेल्स रिटर्न आपको पता है, सेल्स रिटर्न क्या? कस्टमर को आपने सामान बेचा, अगर वो वापस कर देता है, भाई ये ठीक नहीं निकला जी, बुक्स थी ये हमने ये नहीं चाहिए थी, दूसरी चाहिए थी हमें, तो वो वापस करता है तो इसको सेल्स रिटर्न कहेंगे। इसको रिटर्न इनवर्ड, वापस आया रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न को कहते हैं। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न को कहते हैं। व्हेन द कस्टमर रिटर्न गुड्स दे प्रीवियसली बार, जो आपने उसने खरीदी थी वापस दे दी, इट रिड्यूसेस द टोटल सेल फिगर को रिड्यूस करेगा। ऑफन इसको ऑफन रिपोर्टेड एज नेट सेल जो है, उसको हम जब माइनस करते हैं इसको तो फिर नेट सेल हमारा निकलता है। तो आई होप आपके लिए ये क्लियर हो गया होगी टर्म दोनों परचेज और सेल क्या होता है। अब आप सोच रहे होंगे कुछ टर्म्स हमने बताई नहीं, गुड्स क्या होती हैं, स्टॉक क्या होती है। तो सिंपली आपको यहाँ पर दोनों टर्म में एक बार बता देता हूँ। गुड्स वो सामान है, आर द आइटम दैट अ बिजनेस परचेज आर मैन्युफैक्चर फॉर पर्पस ऑफ रीसेल एंड अर्निंग प्रॉफिट। गुड वो सामान है जो बिजनेस लाता है, खरीदता है या बनाता है बेचने के लिए उसको सामान। जैसे कोई भी सामान, आज अगर आपकी एक सामान की दुकान है, राइस चावल आटा ऑयल बेचती हो जो भी सामान, तो ये क्या है? ये राइस शुगर ऑयल, ये गुड्स है। अगर बुक की शॉप थी, बुक्स पेन पेंसिल, वो क्या है? वो गुड्स हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल ग्रॉसरी शॉप है तो उसमें राइस शुगर ऑयल या क्या होगा ग्रॉसरी शॉप में, वो गुड कहलाएगा। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है, आइटम परचेज फॉर ऑफिस यूज़, कंप्यूटर, फर्नीचर, प्रिंटर और नॉट गुड्स, इनको हम गुड्स नहीं कहेंगे, इनको एसेट्स कहा जाता है। ठीक है, और गुड्स का खरीदना जो है वो परचेज कहलाता है। तो ये हम पीछे देख चुके हैं। गुड्स क्लियर हो गया, वो सामान जो बेचने के लिए रखा है उसको गुड्स कहेंगे। क्लियर? अब स्टॉक क्या आप कहोगे, वो तो स्टॉक भी होता है। स्टॉक रेफर्स टू गुड अवेलेबल फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर टाइम। अब गुड्स जैसे दाल चावल तेल आटा, जो ये सामान है ये क्या गुड्स है। अब टोटल ओवरऑल बेचने के लिए जो सामान एट प्रेजेंट आपकी दुकान में है वो सारा उस आपकी दुकान बिजनेस के लिए क्या रहेगा, उसको हम स्टॉक कहते हैं। इंडिविजुअली गुड्स आप समझ लिया, लेकिन ओवरऑल जो सारा सामान बेचने के लिए है, स्टॉक रेफर टू द गुड्स, जो सारा गुड्स जो अवेलेबल है सेल के लिए, बेचने के लिए किसी पर्टिकुलर डेट पे, तो उसको स्टॉक या इन्वेंट्री कहा जाता है। क्लियर है? स्टॉक इन्वेंट्री क्या है? ओपनिंग स्टॉक, जो जब बिजनेस स्टार्ट हुआ साल फाइनेंशियल ईयर के अकाउंटिंग पीरियड के बिगिनिंग पे जो आपके पास सामान था वो आपका ओपनिंग स्टॉक है। जो अनसोल्ड रह गया एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, साल खत्म हो गया, जो सामान बच गया, बेचना बिका नहीं, तो वो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। शॉप स्टार्ट द ईयर विद द गुड्स वर्थ 50,000 के सामान था, सामान दुकान में स्टार्ट किया जब, इसको ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। और जब एक साल के बाद जो है क्लोज़ किया दुकान, एक साल पूरा हो गया तो उसमें 20,000 का सामान बच गया, तो 20,000 का ये क्या होगा, इसको क्लोजिंग स्टॉक कहा जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई मुश्किल है। गुड्स और स्टॉक क्या है। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे। ये एक जस्ट रिवीजन क्लास थी। अगर आप कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, सारी चीज़ें आप चाहते हो, एमसीक्यूज आपको डिटेल से 8 सब्जेक्ट के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, नोट्स आपको सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। उसके बाद आपको एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज आपको सारी चीज़ें एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया। और एक बड़ी चीज़ आपको बता दूं, ये कोई कोर्स नहीं है जहाँ पर आपको 800-1000 रुपया देना पड़ेगा। क्वालिटी का सारा कंटेंट है एकदम, आपको जेकेएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के साथ सारी चीज़ें मिलेंगी। और एक मिनिमम चार्ज रखा गया ओनली 150 रुपीज़। अब ये पैसे पर मत जब आप सोचोगे 150 में क्या ही दिया होगा, तो आप डेमो क्लासेस, डेमो नोट्स देख सकते हो, वो अवेलेबल हैं आपको वहाँ पर एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। यूट्यूब पे हमारे प्लेलिस्ट डेमो लेक्चर्स की बनी हुई है,
आप डेमो लेक्चर्स देखने के बाद विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल क्वालिटी को ध्यान में रखा गया है, JKSSB के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ही सारी चीज़ें तैयार की गई। तो एप्लीकेशन पर जरूर विजिट करें। अगर एप्लीकेशन में कोई भी दिक्कत आती है, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पर मैसेज कर सकते हैं। आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, इससे आपको कोई रिवीजन हुई है, तो वीडियो को लाइक करके अपना कमेंट में राय देकर जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।